Hello everyone, good afternoon to all of you. Welcome to Education Academy. Myself Amit, your biology expert. As a chapter we running human reproduction. Continue with this chapter to the topic lecture fertilization and implantation. In the last lecture we discussed about menstrual cycle. I hope you understood. हाउ द फेसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही थी उसके फेसेस कौन कौन से हार्मोन्स आपके होते हैं हम सब ने डिस्कस किए थे इन द लास्ट वीडियो आई होप आपको समझ में आए होंगे फ्रॉम टुडे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब हमने पढ़ लिया मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़े, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हाउ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म, किस तरीके से वो बने हमने वो पढ़े। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फर्टिलाइजेशन, हाउ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स मीट। प्रेगनेंसी जो होगी आपकी फर्टिलाइजेशन होगा वो कब होगा, जब आपका मेल और फीमेल गैमेट मीटिंग होगी, वो मीट करेंगे तभी तो होगा। ठीक है, हाउ अब किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरह से मेटिंग होगी, किस तरह से इम्प्लांटेशन होता है, वो आज करेंगे हम डिस्कस इस लेक्चर में। आई होप समझ में आएगा आपको, पढ़ते रहिए अच्छे से। सो फर्टिलाइजेशन टर्म है हमारी फर्टिलाइजेशन। आपको याद हो जब हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था वहां पे मैंने एक टर्म आपको डिस्कस की थी, सिनगैमी। सिनगैमी सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन दोनों वैसे अगर हम जनरली बात करें सेम टर्म होती है। सिनगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सिनगैमी क्या होता है, सिनगैमी गैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन। मैंने पहले बताया फ्यूज होता है, तो इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सेम वेयर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इट्स द एंटायर प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, हमारा कंप्लीटली जो पूरी एंटायर प्रोसेस है आपका मेल और फीमेल से मीट हुआ, कैसे आगे उसमें फर्दर स्टेप्स हुए, सब उसमें आएगा आपका फर्टिलाइजेशन। इन जनरली और स्पेशली सिनगैमी से टर्म होती है, स्पेसिफिक टर्म होती है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। स्टार्टिंग में आपने पढ़ा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एम्प्यूला। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है हमारी, एम्पुला होती है। इन सम वेयर्स इन पहले की अगर हम बात करें, अभी आंसर चेंज करें, पहले होता था एक टर्म होती थी एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। आपने जब पार्ट्स पढ़े होंगे तो वहां पर अपने स्थमस पढ़ा होगा, तो एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पे होता था कि आपका फर्टिलाइजेशन, बट वो स्पेसिफिक टर्म वो एम्पुला ही होती है। तो अगर आपको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पूछा जा रहा है तो वो क्या होती है, हमारी एम्पुला होती है। अब बात कर रहे हैं, आपको हमने पढ़ा कि मेल गैमेट क्या होता है हमारा, मोटाइल होता है, क्योंकि उसके पास क्या होती है, टेल होती है। स्पर्म क्या होता है हमारा, मोटाइल होती है, मोटाइल होता है। वेयरएज ओवम की बात करें हम या एग की बात करें, वो कैसे होता है, इमोटाइल होता है। अब फर्टिलाइजेशन के लिए हमें क्या करना है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इट मींस हमें मेल और फीमेल गैमेट को मिलाना है, मीट कराना। तो उसके लिए हम कैसे कराएंगे, फीमेल गैमेट तो क्या है हमारा, इमोटाइल है, व्हिच कैन नॉट मूव, व्हाइल मेल गैमेट क्या है, मोटाइल होता है, व्हिच कैन मूव। तो अब क्या होता है, आपका मेल गैमेट जाता है आपका फीमेल गैमेट के पास, किस तरीके से आता है देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप हम पढ़ते हैं हम इसमें इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, तो इंसेमिनेशन की अगर हम बात करें तो इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट of male gamete, transport of male gamete into कहाँ होगा ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट का, आपने पढ़ा है, स्टेप्स पढ़े होंगे आपने जब पार्ट्स पढ़े थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, तो आपने पढ़ा होगा कि जो मेल गैमेट है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, हमारे फीमेल ट्रैक्ट during what, coitus. I hope you know the meaning of coitus.
कोइटस क्या होती है? कॉपुलेशन कह सकते हैं, मेटिंग, जब हमारे मेल और फीमेल कॉपुलेट करते हैं या मेटिंग करते हैं उस टाइम आपका जो मेल गैमेट ट्रांसपोर्ट होता है फीमेल गैमेट, फीमेल ट्रैक्ट में। फीमेल ट्रैक्ट को क्या कहते हैं हम? वेजाइना। किसके थ्रू होता है आपका? वेजाइना के थ्रू होता है। आई बात समझ में? तो इंसेमिनेशन क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल ट्रैक्ट बाय कोइटस कॉपुलेशन। कोइटस को हम क्या कर सकते हैं? कॉपुलेशन और मैटिंग। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हुआ। अब स्पर्म, अब हमने बताया फीमेल, लेकिन हमारा कहाँ पे है? फर्टिलाइज, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है? एम्पुला है। और आपका ओवम कहाँ से रिलीज होता है? ओवरी से रिलीज होता है। वन मोर क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, चलो उस क्वेश्चन को अभी नहीं देते, अभी हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे वो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। अगर हम यहाँ पे कहें कि ट्रांसपोर्ट हुआ मेल गैमेट का वेजाइना में हुआ, लेकिन हमारा जो ओवम है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है? ओवरी से रिलीज हो रहा है। सिर्फ कहाँ तक आ रहा है? एम्पुला तक आ रहा है, जो कि हमारी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। लेकिन फीमेल जो स्पर्म है उसे कहाँ तक जाना है? एम्पुला तक जाना। कैसे जाएगा? तो हम उसे कहते हैं एसेंट ऑफ स्पर्म। एसेंट ऑफ स्पर्म किस तरीके से होता है? एसेंट ऑफ स्पर्म, प्लीज नोट डाउन कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको स्टेप समझा हूं कि हमारा इंसेमिनेशन और इंसेमिनेशन बताते हैं कि फीमेल ट्रैक्ट में हमारा स्पर्म आ चुका है, लेकिन फीमेल ट्रैक्ट से एम्पुला तक स्पर्म कैसे जाता है उसमें हम एसेंट ऑफ स्पर्म पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीमेल ट्रैक्ट। फीमेल ट्रैक्ट इट मींस वेजाइना। तो फीमेल ट्रैक्ट क्या है? वेजाइना। तो वेजाइना की मसल्स में क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो क्या करता है? आपके स्पर्म में मूवमेंट कराता है। एसेंट ऑफ स्पर्म का तो नहीं मतलब समझो ऊपर, जैसे हम स्टेयर्स पे चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, तो फीमेल ट्रैक्ट में अगर वेजाइना है तो उससे ऊपर जाना है, तो स्पर्म आगे की तरफ मूवमेंट करे तो उसमें क्या करता है? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं हमारे फीमेल ट्रैक्ट में। तो वेजाइना में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो हेल्प करता है। सेकंड आपका क्या करता है? मीन इंपॉर्टेंट है, विप्लिश मूवमेंट ऑफ स्पर्म। विप्लिश मूवमेंट ऑफ स्पर्म। अब विप्लिश मूवमेंट ऑफ स्पर्म क्या होता है? कुछ नहीं होता। स्पर्म आपको पता है क्या होता है? टेल। जो स्पर्म अपने टेल से जो मूवमेंट कर रहा था, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट की करता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, वो होता है उसका विप्लिश मूवमेंट। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल। जो इसकी स्पर्म टेल बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करती है वो होता है उसका विप्लिश मूवमेंट। तो एसेंट ऑफ स्पर्म मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जाएगा आपका, या फिर विप्लिश मूवमेंट शो करेगा। आई इतनी बात समझ में? एक बार जरा ऐसे पढ़ लीजिए, एक बार से नोट डाउन करिए। दोबारा सुनिए, फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला होती है। इंसेमिनेशन होता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है? मेल गैमेट हमारा ट्रांसपोर्ट होता है फीमेल ट्रैक्ट में ड्यूरिंग द कोइटस या कॉपुलेशन। अब वो एसेंट ऑफ स्पर्म कैसे होता है कि आपका कोइटस कॉपुलेशन के टाइम आपका क्या हो गया? मेल गैमेट आपका ट्रांसफर हो गया, लेकिन वो एम्पुला तक कैसे जाता है? तो या तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जाएगा या विप्लिश मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल। अब यहाँ पे वन मोर क्वेश्चन आया होगा, यहाँ पे कोइटस आया कॉपुलेशन, बट आपने दिमाग में सोचो कि हर कोइटस फर्टिलाइजेशन कराता है या हर कोइटस आपका प्रेगनेंसी का होता है, या हर पॉपुलेशन या हर मेटिंग हम बात करें मेल फीमेल की? नहीं। उसके लिए क्या होता है? आपका जो स्पर्म है और ओवम दोनों कैसे होने चाहिए? साइमल्टेनियसली आपके डेवलप होने चाहिए। दोनों किस टाइम आपका जो मेल, जब आपका मेल गैमेट आ रहा है उस टाइम फीमेल गैमेट भी आपका ओवम भी बॉडी के अंदर होना चाहिए। आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा, ओवुलेशन कब होता था? ड्यूरिंग द ओवुलेशन टाइम अगर रहे। स्पर्म कितने टाइम तक हम बात करें रहता है? 5 days can live in female body। ठीक है, ये स्पर्म है कि स्पर्म कैन लिव, इसे कह सकते हो स्पर्म कैन लिव 5 days इन फीमेल बॉडी। ठीक है, कितने टाइम तक? 5 days तक रहता है। अगर ड्यूरिंग द 5 days अगर उसे ओवम से मिल जाता है तो आपका वो प्रेगनेंसी होती है, आपका फर्टिलाइजेशन होगा। आई बस समझ में? अभी इंसेमिनेशन हुआ, इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन पहले स्पर्म में कुछ चेंजेस आते हैं।
अगर हम बात करें ये एग्रोसोम रिएक्शन, अभी हम इसे आगे पढ़ेंगे। एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए अभी हमें। वेट अ सेकेंड। चलो यहाँ देखते हैं अभी, ये अभी उसी का ही पार्ट है, अगर होगा तो देख लेंगे। अभी मैंने बोला कि आपका फर्टिलाइजेशन होने से पहले स्पर्म में कुछ चेंजेस होते हैं, उसे बोलते हैं कैपेसिटेशन। एक टर्म है कैपी, वेट अ सेकेंड, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या होता है? चेंजेस that occur in a sperm before the fertilization. क्या कह रहा है कि जब हमारा स्पर्म आपका आ गया, फीमेल बॉडी में एंटर हो गया, फर्टिलाइजेशन से पहले उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस होते क्या हैं आपके? नंबर 1 कि अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी, तो वहां पे क्या होता है? शुगर, प्रोटीन, कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होते हैं, तो वहां से कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल होता है। ठीक है। सेकेंड, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस एंटर करते हैं आपके। थर्ड, रिमूवल ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है? कैपेसिटेशन क्या होता है? चेंजेस दैट अकर इन स्पर्म बिफोर द फर्टिलाइजेशन। चेंजेस आपके फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं स्पर्म में, वो होता है कैपेसिटेशन। तो कोलेस्ट्रॉल रिमूव होता है जो कि आपकी फर्टिलाइजेशन में आपकी हेल्प करेगा। एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस एंड रिमूवल ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर। आई इतनी बात समझ में? नोट डाउन कीजिए इसे भी। Have you noted? ध्यान से पढ़ेंगे प्लीज, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं हम सारी चीज। आई बात समझ आई? हमने फर्टिलाइजेशन इंसेमिनेशन पढ़ा, एसेंडोस्पर्म पढ़ा, फिर हमने कैपेसिटेशन पढ़ा। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन टाइम पे किस तरह के स्टेप होते हैं, तो इसमें सबसे पहले होता है एक्रोसोम रिएक्शन, ऐसे बोल देते हैं हम, एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोम से अगर तुम्हें समझ में यहाँ आ रहा हो वर्ड, तो तुम्हें याद होगा जब हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्ट्रक्चर स्पर्म, तो मैंने वहां भी बताया था एक्रोसोम किससे बना होता है आपका? गोल्गी बॉडी, याद हो आपको। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे एंजाइम। और ये एंजाइम क्या कर रहे थे? हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म विद ओवम। जब स्पर्म ओवम के साथ फ्यूजन होता है उस टाइम उसे हेल्प करते हैं, तो एंजाइम होता है। अगर हम बात करें, इधर देखो, ओवम की हम बात देखें, पहले ही बताया था मैंने जब हमें उसमें पढ़ा था कि ओवम आपका ऐसे नहीं, उसके बाहर लेयर्स प्रेजेंट हो, काफी सेल्स प्रेजेंट होती हैं ओवम के बाहर, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte। तब तक ओवम कह दो यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte, फिर लेयर होती है इसमें जोना पेलुसिडा, फिर होती है इसमें कुछ सेल्स ऑफ, कौन सी सेल्स होती हैं? इनसाइड में आपका डायग्राम है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। क्या होती है? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ठीक है। इसका में आपका सॉरी ओवम है। ओवम के बाद क्या होता है इसमें? ये है आपकी जोना पेलुसिडा लेयर, ये है आपकी सेल्स ऑफ, वो वाला कोरोना नहीं, ये कोरोना रेडिएटा। ठीक है। कभी कह लो ये कोरोना यहीं से आया हुआ है। अब होता क्या है आपका स्पर्म आया,
स्पर्म इसके साथ फ्यूज करेगा। तो यहाँ पे होती है आपकी एक्रोसोम। एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है स्पर्म के हेड में? जब आपका स्पर्म इसके साथ अटैच होता है, यहाँ पे होती है आपकी एक्रोसोम रिएक्शन। होता क्या है एक्रोसोम रिएक्शन में? हमने बताया कि एक्रोसोम में क्या होते हैं, आपके एंजाइम प्रेजेंट होते थे। यहाँ पे बेसिकली हम 3 तरह के एंजाइम पढ़ते हैं। नंबर 1 हाइलुरोडिनेज, नंबर 2 CP, नंबर 3 एक्रोसिन, या फिर से बोलते हैं जोनालाइसिन। तो अब सबसे पहले हम हाइड्रोलिनेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, इट डाइजेस्ट, ये क्या करता है, डाइजेस्ट, नाम से याद देखो, डाइजेस्ट हाइलुरोनिक एसिड, डाइजेस्ट हाइलुरो, बेटा सेकंड क्या होगा सही, डाइजेस्ट हाइलुरोनिक एसिड। देखो अब है क्या यहाँ पे, मैंने बताया सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है। अब ये सेल्स क्या होते हैं, ग्लू से चिपकी रहती हैं। ये सेल्स आपकी मैंने दिखा रखी बाइंड है, तो उस ग्लू की जो ग्लू से चिपकी रहती है वो ग्लू क्या है यहाँ पे, ये हाइलुरोनिक एसिड है आपका। जो ग्लू है ये आपका है क्या, हाइलुरोनिक एसिड, जो कि क्या कर रहा है यहाँ पे, ग्लू का काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें इस ग्लू को हटाना पड़ेगा। हम सेल्स को सेपरेट करें कि ओवम यहाँ है, स्पर्म यहाँ, अगर ओवम के स्पर्म के पास जाना है तो यहाँ से ये चीज हटाने से रास्ता बनाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस ग्लू को हटाएंगे। तो इस ग्लू को हटाने के लिए इसके अंदर होता है हाइड्रोलिनेज एंजाइम, जो कि क्या करता है, हाइड्रोलिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, हुआ। सेकेंड है हमारा सीपी, जो कि क्या है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अब ये कैसे भी क्या करता है आपका, इट डाइजेस्ट द सेल्स ऑफ, नाम से याद रखना, इट डाइजेस्ट द सेल्स ऑफ व्हाट, मैंने कहा नाम से याद रखना, तो नाम में क्या आ रहा है, कोरोना। तो ये क्या करता है, जो कोरोना रेडिएटर सेल्स है उन्हें डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटर। आया नंबर 1 स्टेप क्या हुआ, ग्लू हटी। ग्लू हटने के बाद सेकंड एंजाइम आया हमारा सीपी, उसने क्या करा, इन सेल्स को डाइजेस्ट करा, इस सेल्स को डाइजेस्ट करा। नेक्स्ट थर्ड है आपका एक्रोसिन और जोनालाइसिन। देखो फिर दोबारा नाम बटा में आ रहा है जोना, तो ये क्या करेगा, इट डाइजेस्ट व्हाट, इट डाइजेस्ट जोना पेलुसिडा लेयर। ये किसे डाइजेस्ट करेगा, आपका जोना पेलुसिडा को जो डाइजेस्ट करेगा। एक्रोसिन या जोनालाइसिन किसे डाइजेस्ट कर रहा है आपका, इट डाइजेस्ट जोना पेलुसिडा। हुआ डाइजेस्ट आपका। इसके बाद क्या होगा, अब जोना पेलुसिडा पे क्या होता है, यहाँ पे इस जोना पेलुसिडा पे क्या होते हैं, ZP3 फैक्टर होते हैं। ZP3 फैक्टर बहुत ध्यान से समझेंगे वाली बात। मैंने एक बोला, इसे यहाँ से पहली बार दोबारा इसमें रिपीट कर लेते हैं कि एक्रोसोम रिएक्शन में होता क्या है। हमने पढ़ा था एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं, तो यहाँ पे 3 तरह के एंजाइम मेन रोल प्ले कर रहे हैं, हाइड्रोलिनेज, सीपी, एक्रोसिन एंड जोनालाइसिन। जो हमारा हाइड्रोलिनेज एंजाइम होता है वो डाइजेस्ट कर रहा है आपका हाइड्रोलिक एसिड को, जो कि गैप बना रहा है यहाँ पे, हटा रहा है सेल्स को। इन सेल्स को डाइजेस्ट कर रहा है आपका सीपी, और जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करता है आपका जोनालाइसिन या आपका एक्रोसिन। अब ये करता क्या, जोना पेलुसिडा को होते हैं ZP3 फैक्टर। ये क्या करता है आपका, स्पर्म ओवम रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब पता है आपको, स्पर्म ओवम रिकॉग्निशन ऑफ सेम स्पीसीज। स्पर्म ओवम रिकॉग्निशन करता है। स्पर्म रिकॉग्निशन कैसे करता है, आइडेंटिफाई द स्पर्म ऑफ सेम स्पीसीज। सपोज ह्यूमन फीमेल है आपकी, तो ह्यूमन फीमेल किसके साथ, ओवम किसके साथ फ्यूज करेगा आपका, ह्यूमन मेल के साथ। तो यहाँ पे जो ZP3 फैक्टर है वो स्पर्म ओवम क्या करता है आपका, रिकॉग्निशन करता है, जो कि आइडेंटिफाई करता है the sperm of same species or not।
ये तो होगा कि कोई फॉरेन स्पर्म तो नहीं, वो आइडेंटिफाई करता है कि मेल का ही स्पर्म है या नहीं, तो ZP3 फैक्टर क्या कर रहा है, स्पर्म ऑफ रिकॉग्निशन करता है। अब यहीं से हमें एक चीज पढ़नी है, मैंने पीछे बताया कि हर कोइटस प्रेगनेंसी में, हर कॉपरेशन प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं था, क्यों? क्योंकि आप उसके लिए आपको क्या चाहिए, साइमल्टेनियसली ओवम और आपका स्पर्म रिलीज होना चाहिए ऑन द सेम टाइम, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे फर्टिलाइजेशन। अब आपको याद हो तो मैंने जब गैमेटोजेनेसिस हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी थी, वहां बोला था कि मैंने एक कोइटस ड्यूरिंग वन कोइटस आपके 100 to 200 मिलियन ऑफ स्पर्म आपके रिलीज होते हैं, लेकिन फ्यूज कितना होगा, सिर्फ ओनली वन स्पर्म फ्यूज होगा। फ्यूज कितने होंगे, सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज होता है। उसके पीछे क्या कहानी है, अभी इसमें हम आगे पढ़ेंगे, हम कॉर्टिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, वहां पे भी पढ़ेंगे हम ये वाली बात। उससे पहले तो सिर्फ एक स्पर्म ही फ्यूज होता है। अब इनमें क्या होता है, आप जब आपके कोइटस की ड्यूरिंग आपके फीमेल फैक्ट से एम्ब्रियो तक आने तक कुछ तो वहीं पे डिजेनरेट हो जाते हैं, कुछ आपके क्या होता है, कुछ आपके फुली डेवलप नहीं होते, किसी में मूवमेंट अच्छा कम स्लो मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ तेज। जो सबसे पहले जाता है फ्यूज वही होता है आपका, ठीक है, जो कि हाईली ग्रोथ कंप्लीटली ग्रोथ होता है, डेवलप होता है। उसमें भी क्या होगा कि एक फ्यूज होता है, जैसे ये फ्यूज होगा उसके बाद बाकी की वो एंट्री देता ही नहीं है। गेट है, एक गेट खुला, ओपन हुआ गेट, उसने पहचाना ये है, बाकी का ठीक है तुम जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं, हमें मिल गया एक, ये वाली कहानी, ठीक है। पहले से नोट डाउन कीजिए, उससे आगे कहानी हम जब पढ़ेंगे। एंजाइम को अच्छे से पढ़ेंगे, तीन एंजाइम कौन कैसे एंजाइम कैसे कर रहा है, बहुत अच्छे से आपने देखा है इसे। Okay, have you done? Move to next slide. Next है हमारा कॉर्टिकल रिएक्शन, जो कि अभी पीछे मैंने कुछ एक हिंट डिस्कस की, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस तरीके से होता है। तो कॉर्टिकल रिएक्शन हम करें ऑफ में, इसके बाद हमारा होती है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा से पहले क्या होता है, उसमें हमारा पेरीविटल, आपने एक वर्ड सुना होगा पेरीविटेलाइन स्पेस। यहाँ पे क्या फील्ड होता है, पेरीविटेलाइन स्पेस, ठीक है। अब इसमें कहानी होती क्या है, आपका जब एक स्पर्म एंटर करता है तो जो आपकी जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है। अब वो मेम्ब्रेन जब आपका एक स्पर्म एंटर कर रहा है, कॉर्टिकुलेशन बेसिस क्या होगा, वन स्पर्म एंटर, जैसे ही स्पर्म आपका एंटर हुआ तो मेम्ब्रेन कैसे हो जाएगी आपकी, डीपोलराइज्ड। मेम्ब्रेन कैसे हो गया आपकी, डीपोलराइज्ड, ठीक है। अब वही कैसे देखो, ये आपकी पेरीविटेलाइन स्पेस, ये आपकी जोना पेलुसिडा है। यहाँ पे क्या है, आपके कॉर्टेक्स, हम कॉर्टिकल रीजन से बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं। कॉर्टेक्स है, यहाँ पे छोटे छोटे आपके क्या है, ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, इन ग्रेन्यूल्स से आपके कैल्शियम आयंस, यहाँ पे कैल्शियम आयंस फ्यूज करते हैं। इन ग्रेन्यूल के साथ क्या करेंगे आपके, देख लीजिए एक बार, यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट स्टेप अगर हम देखें इधर, यहाँ पे देखना, कैल्शियम आयंस क्या होंगे आपके, फ्यूज होंगे किसके साथ, फ्यूज टू ग्रेन्यूल्स। हुए आपके कैल्शियम आयंस क्या होंगे, फ्यूज हुए। जैसे ये फ्यूज होंगे, ये ग्रेन्यूल्स कहाँ एंटर करेंगे आपके पेरीविटेलाइन स्पेस में।
आपके फ्यूज होने के बाद ही कहा आपके एंटर करें पैरिवेटल स्पेस पे। अब जैसे ही पैरिवेटल स्पेस में ग्रेन्यूल्स जाते हैं, ये क्या कर देते हैं, जो जोना पेलुसिडम हमारी मेम्ब्रेन है, लेयर है, उसके प्रोटीन्स को ऑल्टर कर देते हैं, चेंज करते हैं। और जैसे ही वो प्रोटीन चेंज हो जाती है, सेकेंड स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है, सेकेंड स्पर्म आपका एंटर नहीं होता। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि कैल्शियम आयन फ्यूज टू कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एंड ग्रेन्यूल, इसके बाद ग्रेन्यूल कहां एंटर होंगे आपके, ग्रेन्यूल्स enter wait a second, एंटर कहां पे एंटर हो रहे हैं आपके ग्रेन्यूल्स, पेरिवेटल स्पेस में। एंटर होने के बाद ये क्या करेंगे, ऑल्टर द प्रोटीन्स, alter the proteins of zona pellucida, जो हमारी जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन है, लेयर है, उसकी जो प्रोटीन है ऑल्टर हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगी आपका, और उसमें चेंज होने से क्यों होगा, मैंने पीछे पढ़ा जोना पेलुसिडा में क्या होता है आपका ZB3 फैक्टर, जो क्या कर रहा था, स्पर्म रिकॉग्निशन। तो ये आपका जो इस होने के बाद आपका स्पर्म रिकॉग्निशन नहीं होगा, नो स्पर्म रिकॉग्निशन। अगर स्पर्म की रिकॉग्निशन पहचान नहीं होगी तो स्पर्म एंटर होगा ही नहीं। आई थी बात समझ में। और उसने क्या करा, आपका जोना पेलुसिडा लेयर की प्रोटीन्स को चेंज कर दिया। प्रोटीन्स वहां पे ZB3 फैक्टर था, वो वर्क नहीं करेगा, तो स्पर्म रिकॉग्निशन नहीं होगा, और स्पर्म रिकॉग्निशन नहीं होगा तो आपका क्या, स्पर्म की एंट्री नहीं होगी। आई बात इतनी समझ में आपको। सेकंड थिंग आपको क्या पढ़ा हमने, फ्यूजन हम करा रहे मेल और फीमेल। तो अभी तक क्या हुआ है, एक स्पर्म एंटर हो गया था पीछे, अब वो स्पर्म जब एंटर होता है तो क्या होता है आपका, मेल और फीमेल गैमेट में आता है। अभी उस स्टार्टिंग में मैंने बताया था एक बार, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो। तो अभी तक क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे फीमेल का है, न्यूक्लियस मेल का, इसे हम बोलते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। कैसे होता है प्रोनिक फीमेल, कैसे होगा, हाफ होगा आपका, हैप्लॉइड होगा, एंड ये हो गया हमारा मेल प्रोन्यूक्लियाई, ये भी हमारा आउट। अभी इसके बाद क्या बनाता है, फ्यूज होंगे दोनों, क्या बनाएंगे आपके, जाइगोट। और जाइगोट को हम क्या बोलते हैं, कैसा होगा जाइगोट, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, एन प्लस क्या हो गया आपका, यस डिप्लॉइड, क्या होगा आपका 2n होगा। और इस जाइगोट को आप और क्या पढ़ सकते हैं आप, सिंकैरियन, आपने सुना होगा कहीं पे, सिंकैरियन के टर्म से हम जाइगोट पढ़ते हैं। आई इतनी सी बात समझ में आपको। कॉर्टिकल रिएक्शन हुआ, कॉर्टिकल रिएक्शन क्या करता है, बेसिकली आपकी एक स्पर्म की एंट्री होती है, बाकी स्पर्म की एंट्री नहीं होती। तो एक, क्योंकि हमारे पास ओवम में क्या है, तो एक ही आपको पढ़ेंगे अभी हम आगे की दो, आपका जो ट्विंस पढ़ेंगे मोनोजाइगोट डाइगोट, उसमें थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, पर नॉर्मली इतना ही होता है। वन मोर थिंग आपको मुझे बतानी है, जैसे आपको ओवरी क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि भाई हमारे पास दो ओवरी थी, दोनों ओवरी अलग अलग होती है, तो ओवम एक क्यों आया जब ओवरी दो है, उसका रीजन क्या है, ओवम दोनों ओवरी से रिलीज होता है, लेकिन कैसे होता है, इंटरचेंजेबल होता है, कि सपोज एक डेवलप इस वाली ओवरी से हुआ तो इधर से आ गया, राइट वाले से हुआ तो राइट से आया, लेकिन ओवम कितना बनता है, एक बनता है। आपकी जो सेकेंडरी oocyte है वो दोनों के अंदर फिल होते हैं, जो हमारे oocyte हमने पढ़े थे वो दोनों में होते हैं, लेकिन एक ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब दोनों ओवरी से हो जाते हैं आपके ओवम रिलीज, तो उस टाइम क्या होती है आपकी ट्विंस, जब होते हैं ट्विंस वाली कंडीशन होती है, लेकिन नॉर्मली में सिर्फ एक ही ओवम रिलीज होता है। आई बात इतनी समझ में, नोट डाउन कीजिए प्लीज इसे। हुआ कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन से अब यहाँ पे पीछे चलते हैं एक बार, क्या बन गया यहाँ पे, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के टाइम पे इस स्टेज पे आपका जो बेबी है उसका सेक ऑफ बेबी आपका वो जब पता चल जाता है, तो हम फाइंड आउट करते हैं वो हमारा कंफर्म क्यों हो जाता है, वो सभी हम आगे पढ़ना क्यों हो जाएगा। मेल का और फीमेल का न्यूक्लियस है ना, सपोज फीमेल का या तो एक्स होगा या वाई होगा, सेम मेल के पास या तो
और सॉरी फीमेल के पास तो दोनों ही एक्स होते हैं, एक तो एक्स होगा, मेल के पास या तो एक्स होगा या वाई होगा। एक्स होगा तो भी आपको यहाँ पे कर सकते हैं फीमेल, तो हम यहाँ पे सेक्स ऑफ द बेबी पूछा जाए तो इस स्टेज पे हमारा सेक्स ऑफ द बेबी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, पता चल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे छोटा सा टॉपिक हम सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ रहे हैं। जब हम इसे आप इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहां पे हम डिटेल पढ़ते हैं डिफरेंट एनिमल्स का, लेकिन हम किसका पढ़ रहे हैं, ह्यूमंस का पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 23 आपकी मदर से आते हैं, 23 आपके फादर से आते हैं। इन 46 क्रोमोसोम में से भी आपके कितने 44 कितने होते हैं आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, और एक पेयर मतलब आपके जो 45 और 46 होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो कि आपका सेक्स डिटरमाइन करते हैं। तो सेक्स डिटरमिनेशन में होता क्या है, फीमेल के पास क्या है हमारा एक्स और एक्स आपने पता होगा, मेल के होते हैं हमारे एक्स वाई। कंडीशन क्या है, फीमेल से आया एक्स, कहीं कहीं आपको मदर और फादर भी होगा, तो कंफ्यूज मत होना। एक्स एक्स कंडीशन, एक्स वाई कंडीशन, ये क्या हो गया हमारा गर्ल चाइल्ड होगा, ये हमारा बॉय चाइल्ड होगा। तो इसमें 50% चांसेस होते हैं, 50% चांसेस होते हैं किसके, बॉय और गर्ल के, ठीक है। बट इन आवर सोसाइटी आपको देखा जाए एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, बहुत आता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि सोसाइटी में ब्लेम किया जाता है अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसे किसे ब्लेम किया जाता है, फीमेल को ब्लेम, मदर को ब्लेम किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम साइंटिफिकली या बायोलॉजिकल बात करें तो सेक्स ऑफ द बेबी किस पे डिपेंड होता है, फादर पे डिपेंड होता है। सेक्स ऑफ द बेबी किस पे डिपेंड होता है, फादर पे। रीजन क्या है, एक्स वाई। फीमेल के तो एक्स एक्स होने चाहिए, कोई भी किसी भी टाइम पॉपुलेशन उसके पास से तो एक्स आ ही आना है, लेकिन इसमें चांस होते हैं या तो आपके गैमेट क्या होगा, एक्स जाएगा या आपका वाई जाएगा। तो गैमेट तो इसके भी दो हैं, या तो एक्स जाएगा या एक्स, तो इसके दोनों कंडीशन में एक्स एक्स है। लेकिन फादर की बात करें, मेल की बात करें तो उसमें कंडीशन क्या है, या तो एक्स जाएगा आपका या वाई जाएगा, ठीक है। तो सेक्स ऑफ द बेबी किस पे डिपेंड करता है, फादर पे डिपेंड करता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आता है ब्लेम, लेकिन सोसाइटी में किसे किया जाता है, फीमेल पे, लेकिन वैसा नहीं है, बिल्कुल गलत है आपका, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, इसी वजह से फीमेल फर्टिसाइड, फीमेल फर्टिसाइड क्या होता है, भ्रूण हत्या। इसलिए सेक्स डिस्क्रिमिनेशन क्या है आपका, बैन है इंडिया में। सेकंड क्या है आपका, बैन है, क्योंकि इससे क्या होता है, फीमेल फर्टिसाइड ज्यादा होते हैं। अगर हम इसे सेक्स डिटरमाइन करा लेते हैं, अमीनोसेनेटेसिस जैसे हम प्रोसेस बोलते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू इसे हम कराते हैं, अगर ये करते हैं, अगर फीमेल गर्ल चाइल्ड है तो उसका हम एबॉर्शन करा लेते हैं मोस्टली। तो इस वजह से आपका ये बैन है सेक्स डिटरमिनेशन, वरना जायगोट बनने के बाद ही आपका सेक्स डिटरमाइन हो जाता है। बट हम उसे क्यों नहीं करते, अगर हम उसे कराते हैं, उसे हम रिवील किस वजह से नहीं करते, क्योंकि फीमेल फर्टिसाइड ना हो, जिसकी वजह से भ्रूण हत्या ज्यादा ना हो। आई बात समझ में? चले अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करें। अब क्या था आपका, जायगोट बन गया था। जायगोट कैसे बना आपका, डिप्लॉइड बना। तो लेकिन जायगोट से भी पूरी क्या बननी है हमारी, उस जायगोट से पूरा बेबी डेवलपमेंट होना है, पूरा एम्ब्रियो बनेगा पहले, तो भी एम्ब्रियो से पूरा क्या बनेगा, फिर आपका बेबी डेवलपमेंट होना। वो डेवलपमेंट में क्या होगा आपका, सेल्स भी तो चाहिए, अभी तो उसके पास क्या एक सेल है, डिप्लॉइड है, सिंगल सेल है, लेकिन कैसे वो डिप्लॉइड है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स किस तरह से इंक्रीज होंगे वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, क्लीवेज में। कहां पे पढ़ेंगे उसे, नेक्स्ट टॉपिक क्लीवेज में पढ़ेंगे। तो क्लीवेज को हम बेसिकली क्या कहते हैं, माइटोसिस, माइटोसिस ऑफ जायगोट, माइटोसिस ऑफ जायगोट बोलते हैं। क्यों क्लीवेज कहां होगा आपका, जायगोट में होगा, तो इसे क्या बोला जाता है, माइटोसिस ऑफ जायगोट। ह्यूमंस की बात करें हम, क्लीवेज में डिफरेंट टाइप्स होता है, लेकिन ह्यूमन की बात करें तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब क्या होगा,
होलोब्लास्ट मतलब कंप्लीटली क्लीवेज जिसे बोलते हैं हम। कंप्लीटली आपका क्या होगा इसमें, जाइगोट कंप्लीटली आपका डिवीजन, जाइगोट की जो सेल हो कंप्लीटली डिवाइड होगी, उसमें कंप्लीटली माइटोसिस है। लेकिन कुछ क्लीवेज होते हैं मेरोब्लास्ट जो हमारे दूसरे होते हैं, उसमें क्या होता है कुछ पार्ट आपका, कुछ पार्ट ही आपका फर्दर डिवाइड होता है, कुछ उसमें जैसे एग हम पढ़ते हैं, योग पढ़ते हैं उसमें हम एग की अगर याद हो, एग क्लीवेज होता है तो उसमें योग प्रेजेंट होता है। लेकिन ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस में कैसा होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है जो कंप्लीटली आपका डिवाइड होता है। तो इसे माइटोसिस ऑफ जाइगोट बोलते हैं कि माइटोसिस क्या होता है, क्लीवेज आपका फास्टर होता है, काफी तेजी से होता है। सेकेंड, इसमें क्या होता है क्लीवेज में, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स इंक्रीज होता है, नंबर एंड साइज ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स एंड साइज, दोनों उसकी साइज और इनका नंबर क्या होता है आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। आपका क्या है, जाइगोट है जो कैसा है आपका डिप्लॉइड है, 2n स्टेज डिप्लॉइड है। ये आपका किस में कन्वर्ट होता है, पहले आपका 2 सेल स्टेज में, कंप्लीटली होगा तो कंप्लीटली 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इसे बोलते हैं हम 2 सेल स्टेज। ये कितना टाइम होता है, 30 आवर्स। जाइगोट बनने के बाद 30 घंटे के अंदर वो किस में डेवलप हो जाता है हमारा 2 सेल स्टेज में आ जाता है। 2 सेल स्टेज के बाद ये कन्वर्ट होगा 3 सेल स्टेज में, 3 सेल। इसके बाद ये कन्वर्ट होगा आपका 8 to 16 सेल, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन चला फास्ट हो रहा है तो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है 8 to 16 सेल स्टेज। और 8 to 16 सेल स्टेज को और क्या बोलते हैं, मोरूला। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी जब वहां पे देखेंगे 8 to 16 स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। अब मोरूला में क्या होता है, मोरूला किस में कन्वर्ट होता है आपका, मोरूला में क्या होता है आपका अरेंज होता है, मोरूला अप्रोक्स कहां हो जाता है आपके थर्ड डे। जाइगोट बना आपका, जाइगोट के बाद क्या बना, ये 2ni, इट इज नॉट h, याद रखना है 2ni डिप्लॉयड है, 30 घंटे बाद बना। मोरूला जब बनता है तो मोरूला में क्या होती है आपकी सेल्स अरेंज हो जाती हैं और इस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। इन्हें क्या बोलते हैं आपका मोरूला स्टेज में, इसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। तो ये कब बना आपका, थर्ड डे तक बन जाता है, थर्ड डे तक बना आपका। ब्लास्टोमियर्स के बाद क्या आती है हमारी 16, 2 से 8, 8 से 4, 16, आपकी 16 के बाद क्या आएगी आपकी 32 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज। और इस स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला बना, मोरूला हमारा थर्ड डे तक बन गया, थर्ड डे के बाद आपकी 32 सेल स्टेज आई जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टो। ये कब बना आपका, फोर्थ डे पे ब्लास्टोसिस्ट बनी। अब ब्लास्टोसिस्ट में होता क्या है आपका, सेल्स अरेंज होती है, इस तरीके से डायग्राम होता है आपका। और एक तरफ ही सेल अरेंज हो जाती है। तो ये क्या, इसे क्या बोला जाता है, इनर सेल मास। ये तो क्या होता है हमारा इनर सेल मास, और जो आउटर पे हो जाती है इसे क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट आई समझ में, क्या आपका ब्लास्टोसिस्ट है जो कि क्या आपका 32 सेल स्टेज पे है, जो मोरूला की बाद बनता है आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है। और अभी हमने स्टार्टिंग में आपको याद हो तो टॉपिक पढ़े थे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद अभी चला है इम्प्लांटेशन, तो इसका रोल कहां पढ़ेंगे हम, इम्प्लांटेशन में पढ़ेंगे। तो आपकी क्या होगी, सेल अरेंज हो गई, आउटर लेयर होती है जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट, और इसके अंदर होगी इनर सेल मास। अगर हम बात करें इनर सेल मास की, तो इनर सेल मास फर्दर ध्यान से देखना, मैं यहां लेके जा रहा हूं, ये लिख देता हूं। इनर सेल मास डिफरेंशिएट करता है और बनाता है आपका एम्ब्रियो। इसमें डिफरेंशिएशन होता है और किसमें कन्वर्ट होता है आपका, एम्ब्रियो में होता है। अभी ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है,
अभी जब आगे हम उसमें पढ़े इम्प्लांटेशन में, तो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है आपका एक ट्रोफोब्लास्ट हेल्प करता है। पहले एक बार इसे यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक पढ़ लीजिए। क्लीवेज हमने पढ़ा जो कि जाइगोट में हुआ। जाइगोट में पहले माइटोसिस डिवीजन है, बेसिकली एक इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें हमारे 2 सेल स्टेज आई, 3 सेल 4 5 मतलब 8 to 16 सेल बना। फिर एट द एंड में लास्ट में क्या बनता है हमारा 32 सेल स्टेज ब्लास्टोसिस्ट। तो क्वेश्चन भी आगे पूछ रहा है किस स्टेज में आपका जाइगोट जो है इम्प्लांटेशन होता है। तो जब वो क्लीवेज होने के बाद 32 सेल स्टेज ब्लास्टोसिस्ट। तो इम्प्लांट क्या होता है आपका, मोरला इम्प्लांट नहीं होता आपका, 2 सेल स्टेज इम्प्लांट नहीं होगा, ना ही जाइगोट इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट तो कौन करता है आपका 32 सेल स्टेज, इट मींस ब्लास्टोसिस्ट आपका वो करता है। ठीक है, इसे देखिए एक बार, नोट डाउन कीजिए इसे। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लांटेशन। क्लीवेज बना, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या स्टेप होता है, वो होता है हमारा इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन बेसिकली क्या होता है, एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, embedding of blastocyst in the, और इम्प्लांटेशन होता कहाँ है, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूट्रस में। यूट्रस में भी कहा, किसके थ्रू होगा, एंडोमेट्रियम लेयर। पहले ही पढ़ चुके हैं हम एंडोमेट्रियम लेयर को, मैंने पहले ही बताया था। अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल तो क्या करती है, उसे मेंटेन करके रखता। तो मेंटेन किस लिए रखता था, क्यों करता है, यूट्रस को थिक क्यों होता है, क्योंकि वो जब फर्टिलाइजेशन होता है वो उसके बाद उसे इम्प्लांटेशन में हेल्प कराता है। ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, और एंडोमेट्रियम लेयर किसकी है, यूट्रस की। तो हम सब यूट्रस से बोलते हैं। इम्प्लांटेशन का होता है यूट्रस में होता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, अब आपका हम देखें, ये आपका यहाँ है, यहाँ पे आपके आई है। अब एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, धसना धस। तो एम्बेडेड के लिए क्या होता है, जिस तरीके से आपका ये आपका जो 32 सेल स्टेज है आपका ब्लास्टोसिस्ट है, एंडोमेट्रियम लेयर उसे अपने आप को उसी तरह से कर लेते। जैसे आपको इस तरह देखें, इसमें फिक्स होना, तो आपकी जो लेयर है इस तरीके से कर लेगी, जिससे ये आपका इस तरीके से डेवलप होगा। और कुछ टाइम बाद ये एंडोमेट्रियम के थ्रू आपका क्या हो जाएगा, ये इनसाइड द यूट्रस हो जाता है आपका ये 32 सेल स्टेज, जिसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, इनर सेल ब्लास्टोसिस्ट में क्या हो रहा था, इनर सेल मास किसमें कन्वर्ट हो रहा था आपका, एम्ब्रियो में। ट्रोफोब्लास्ट इससे हो गया, जो एम्ब्रियो था वो एम्ब्रियो किसके अंदर चला गया, आपका यूट्रस के अंदर चला गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा इम्प्लांटेशन कहलाता है। अब इम्प्लांटेशन होता है तो आपने एक टर्म पढ़ेंगे हम यहाँ पे, इकोट्रोपिक प्रेगनेंसी। सुना है किसी ने इकोट्रोपिक प्रेगनेंसी के बाद? हमने बात करी कि इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है, हमारा यूट्रस में होता है। आफ्टर क्लीवेज के बाद जो हमारा एम्ब्रियो जो फर्दर डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। अगर आपका इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस होता है उसे बोलते हैं हम इकोट्रोपिक प्रेगनेंसी। इकोट्रोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, जब आपका इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस होता है, अदर देन यूट्रस। नॉर्मली हमारा इम्प्लांटेशन का होता है यूट्रस में होता है, लेकिन अगर अदर देन यूट्रस होता है, यूट्रस में अदर देन कहाँ होगा, जैसे फैलोपियन ट्यूब पे हो गया, कहीं पहले आपका मेम्ब्रेन कहीं फीमेल ट्रैक्ट में कहीं वो अटैच हो गई, उसका एम्ब्रियो वहां पर हो गया, तो उसे बोलते हैं इकोट्रोपिक प्रेगनेंसी, जो कि आपकी सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि इम्प्लांटेशन का होता है यूट्रस में होता है। तो इट लीड्स प्रॉब्लम्स इन फीमेल बॉडी एंड उससे जल्दी आपको अबॉर्शन वगैरह हो जाता है, वो कम सक्सेसफुल नहीं होती। आई बात समझ में इतनी? अभी इस पीछे हम पढ़ रहे थे कि हमारा एक स्पर्म हुआ, दो स्पर्म फ्यूज हुए, एक ही ओवम रिलीज हुआ, तो ट्विंस केस पढ़ते हैं हम। बेसिकली एक ट्विंस केस आता है। ट्विंस केस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, देखो एम्ब्रियो है, इसमें 2 केस होते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो है, अगर आपका एम्ब्रियो बनने के बाद वो 2 में डिवाइड हो गया,
एम्ब्रियो दो पार्ट में डिवाइड हो गया ड्यू टू सम फैक्टर्स, एम्ब्रियो टूट हो गया, उसके दो अनोइंग सेगमेंट्स बन गए, दो एम्ब्रियो बन गए। अब ये दो एम्ब्रियो इम्प्लांट करेंगे, दो एम्ब्रियो इम्प्लांट करेंगे, दो एम्ब्रियो इम्प्लांट करेंगे, ये भी इम्प्लांट करेगा, ये भी इम्प्लांटेशन करेगा, जिससे आपके ट्विंस बनेंगे। कंडीशन क्या है, सेम एम्ब्रियो है तो इसमें क्या होंगे आपकी मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि ये एम्ब्रियो बना तो एक जाइगोट से ही है, तो ये हम क्या बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो मोनो का मतलब एक जाइगोट, जो कि एक जाइगोट से बने दो ट्विंस क्या होते हैं, दो। अब ये क्या होते हैं, इन्हें हम और क्या बोलते हैं, मैटरनल ट्विंस। इन्हें हम और क्या बोल सकते हैं, मैटरनल ट्विंस, क्योंकि इनकी मदर तो एक ही है जो ट्विंस बना गया, एम्ब्रियो तो एक ही है, यहाँ पे वो है मैटरनल ट्विंस। यहाँ मत कहना कि मदर नहीं दी है सिर्फ, नहीं, मैटरनल ट्विंस का मतलब यहाँ से इसका है कि एक एम्ब्रियो से बन रहे हैं दोनों, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें कंडीशन क्या होगी, या तो दोनों सेम सेक्स होगा, दोनों का क्या होगा, सेम सेक्स होगा, या तो गर्ल होंगे दोनों या आपके बॉय होंगे, ठीक है। दूसरा और क्या होंगे, आपके जेनेटिकली सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, सेम होंगे, जिसमें हम और क्या बोल देते हैं, क्लोन्स। क्लोन्स क्या होते हैं, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, क्लोन्स 11th क्लास में पढ़ा, क्लोन्स का तो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं आपके, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि सेक्स सेम है, क्योंकि ये आपके क्या है, मैटरनल ट्विंस है, ये आपके मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। सेकंड पढ़ते हैं हम एक डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस इट मींस दो जाइगोट। दो जाइगोट का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो ओवम के साथ अलग अलग दो स्पर्म फ्यूज होते हैं, जहां पे आपके दो जाइगोट बनते हैं, दो जाइगोट बनेंगे तो आपके दो एम्ब्रियो बनेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या है आपकी, ये क्या होता है आपका, ये था मैटरनल ट्विंस, ये होता है आपका फैटर्नल ट्विंस, फैटर्नल ट्विंस। इसमें क्या कंडीशन है आपकी, सेक्स ऑफ द बेबी सेम हो भी सकते हैं, वन बॉय वन गर्ल भी हो सकते हैं, और टू बॉय और टू गर्ल हो सकते हैं। इसमें तीन कंडीशन हो सकती हैं आपकी, भाई वन बॉय वन गर्ल भी हो सकती है, दोनों बॉय भी हो सकते हैं, दोनों। लेकिन यहाँ पे क्या था, मोनोजाइगोट में दोनों ही सेम होंगे, क्योंकि वो क्या है, मोनो एक ही एम्ब्रियो से बने। लेकिन यहाँ पे क्या, दोनों जाइगोट, दो अलग अलग जगह फ्यूजन हुआ है आपका, समझ गए, आपके दो ओवम रिलीज हुए, दो ही आपके स्पर्म उसके साथ फ्यूज हुए, तो अलग अलग बने। तो उसमें कंडीशन क्या है, आपका एक बॉय एक गर्ल भी हो सकता है, दोनों बॉय भी हो सकते हैं, आपके दोनों गर्ल भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे क्या था, सेम सेक्स है। सेकंड क्या है, यहाँ पे जेनेटिकली सेम होंगे, ये आइबासा में दोनों कैसे होंगे, जेनेटिकली सेम होंगे। लेकिन जो फैटर्नल ट्विंस होते हैं क्या होते हैं आपके, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आइबासन में प्लीज नोट डाउन कीजिए इसे एक बार। आया समझ में। तो आपका जो डाउट आ रहा था एक मोनोजाइगोट ट्विंस कैसे बनते हैं, ट्विंस कैसे होते हैं, तो वो चीज यहाँ से क्लियर आ रहा होगा, आपको समझ में आ गई होगी कि मोनोजाइगोट ट्विंस होते कहते हैं कि भाई दो ही बच्चे, दोनों लड़कियों हैं, दोनों लड़कियों हैं, एक लड़का एक लड़की कैसे, तो उसके लिए होता है यहाँ पे डाइजाइगोट। ये जो कि रेयर ही है, मोस्टली आपने देखोगे सेम ही होते हैं, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो नॉर्मल होता है। लेकिन इसमें डाइजाइगोट रेयर क्यों होगा, क्योंकि इसमें बहुत कम ऐसा टाइम होता है कि जब आपके दोनों ओवरी से दो ओवम रिलीज होते हैं। नॉर्मली कितने ओवम रिलीज होते हैं, एक ओवम रिलीज होते हैं। आई मैसेज में लिखा आपने, आई होप अंडरस्टूड। अब पीछे चलते हैं, एक बार एक रिकैप लेते हैं। बेसिकली हमने लेक्चर पढ़ा क्या है, हमें स्टार्ट करा फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन अपना फ्यूजन हमने पढ़ा, मेल और फीमेल किस तरीके से फ्यूज होता है हमें पता है। मेल हमारा मोटाइल होता है, फीमेल इमोटाइल होती है, ठीक है। तो मेल इंसेमिनेशन होता है, उसमें फिर एंडोस्पर्म होते हैं कि मेल अब स्पर्म ओवम तक कैसे पहुंचता है, विप्लस मूवमेंट करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसकी हेल्प से करता है। फिर हमने कैपेसिटेशन पढ़ा था, कैपेसिटेशन पढ़ा जो चेंजेस होते हैं स्पर्म में बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर हमने पढ़ी इसमें एक्रोसोम रिएक्शन, जो कि एक्रोसोम एंजाइम किस तरह से वर्क करते हैं, कि सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर करता है, बाकी स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं होता, उसका हमने यहाँ पे पढ़ा।
हाइड्रोलाइज एंजाइम पढ़ा, सीपी एंजाइम और ज़ोनोलाइसिस एंजाइम पढ़ा कि एक क्या कर रहा है, इस ग्लू को डाइजेस्ट कर रहा है, एक सेल्स को डाइजेस्ट कर रहा है, एक जो ना पेरिसोडाइलेट को डाइजेस्ट कर रहा है। फिर हमने कॉर्टिकल रिएक्शन में पढ़ा किस तरीके से सिर्फ एक ही स्पर्म होता है, बाकी वो किस तरह के दूसरे स्पर्म आपके फ्यूज नहीं होते। फिर हमने सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ा कि जाइगोट, उससे पहले हमने क्या पढ़ा, ठीक है, जाइगोट बन गया था आपका, जाइगोट में किस तरीके से होता है सेक्स डिटरमिनेशन। फिर क्लीवेज बना कि जाइगोट से वो क्लीवेज कैसा 32 से, जो कि इम्प्लांट कौन से स्टेज में होता है, 32 स्टेज में होता है, जिसमें कौन करता है आपका ट्रोफोब्लास्ट, मैंने आगे बताया ना आपको इम्प्लांटेशन में। तो यहाँ पे जो लेयर है, कौन सी लेयर हेल्प करती है अटैचमेंट में, ट्रोफोब्लास्ट अटैच कर हेल्प करती है आपकी। फिर हमने मोनोजाइगोट और डाइगोटिक ट्विंस पढ़े। मोनोजाइगोट और जाइगोटिक ट्विंस केस पढ़ा हमने, समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पे अपने। नाउ इज द टाइम टू डिस्कस सम क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए सबसे नंबर 1 क्वेश्चन हमारा है, 2-3 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, उसके साथ हम ये अपनी आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी ये चैप्टर में भी आपकी नॉर्मली एक 1 मोर लेक्चर आएगा आपका, नॉर्मली हो चुका है। इसके बाद आपका पार्चुरेशन प्रेगनेंसी डेवलपमेंट और पार्चुरेशन और लैक्टेशन एक टॉपिक बचा है, जो कि हम उसे नेक्स्ट एक लेक्चर में ही कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, इसे रीड करना है, रीड एनसीईआरटी रीड करनी है और यहाँ से समझना है। जैसे आप एनसीईआरटी रीड करोगे, यहाँ से एक बार चीज समझोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे समझेंगे। कुछ यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स में होंगी, ज्यादा डीपली, पर वो समझ में आ जाएगी। वहाँ पे लाइन टू लाइन दे रखा है कि वहाँ एक लाइन का बहुत सारा मतलब होता है। ठीक है, वो आपको थोड़ा रीड करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। क्वेश्चन 1 है आपका, व्हाट इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मेयोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ये हम जब लास्ट कर रहे थे मैं तब भी मैंने बताया था, ये चल रही थी, यहाँ पे बच्चे पढ़ी कि एकदम से मेयोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होती। मेयोसिस कब कंप्लीट होती है, तो नंबर 1 है आपका contact of the sperm with the zona pellucida of the ovum. Second है the entry of the sperm into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. Question option 3 है हमारा entry of the sperm in the ampulla. Option number 4 copulation. जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मेयोटिक डिवीजन। किस टाइम हमारा जो मेयोसिस डिवीजन है, मेयोसिस सेकंड डिवीजन कब कंप्लीट होता है, कि जब स्पर्म एंटर करता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। कॉपुलेशन नहीं, कॉपुलेशन के अंदर क्या होगा, एंटर ऑफ द स्पर्म इन द एम्पुला, नो। कांटेक्ट ऑफ द स्पर्म विद द जोना पेरिसोलियर ऑफ द ओवम, नो। ऑप्शन कौन सा बचा हमारा, सेकंड, the entry of the sperm into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा था अभी। एम्ब्रियो है, सॉरी ओवम है आपका, सेकेंड oocyte जिसे हम कहते हैं, और आपका जोना पेरिसोलियर। तो जब आपका स्पर्म यहाँ पे एंटर होता है इनके साथ, तब आपका क्या कहलाता है, वो मेयोसिस डिवीजन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, At the time of the implantation cells, बहुत easy question है, अभी समझा पढ़ा हमने। At the time of implantation cells attached to endometrium of the uterus are, कौन सी cells हमारे जो endometrium से attach होती हैं implantation टाइम में, वो बतानी है आपको। Inner cell mass, trophoblast, apiblast, hypoblast। तो inner cell mass नहीं, apiblast no, hypoblast no। तो आंसर क्या होगा, trophoblast cells हमारे होंगे, पीछे पढ़ा अभी हमने। 32 सेल है, तो इस पे कौन सी सेल्स होती हैं, ये आउटर लेयर पे ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ये कौन सी सेल्स है हमारी, ट्रोफोब्लास्ट। तो ये अटैच होने में हेल्प कराती है आपकी। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका, इनर सेल मास। आइवासन में देखिए क्वेश्चन को, इसे लिखो इस क्वेश्चन को। Have you noted? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्लीवेज स्टार्ट। क्लीवेज कब स्टार्ट होता है, तो क्वेश्चन है आपका, when zygote moves from ampulla towards womb, when zygote comes in womb, when zygote implant or when zygote cross infundibulum। when zygote cross infundibulum, no, zygote तो implant होता ही नहीं है, जाइगोट नहीं होता ना, उसमें डिवीजन होता है, उसके बाद इंप्लांट होता है।
व्हेन जायगोट कम्स इन वॉर्म, नो। तो आंसर क्या है इसका? नंबर 1 ऑप्शन 1, व्हेन जायगोट मूव्स फ्रॉम एम्पुला टुवर्ड्स वॉर्म। क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी में भी डायग्राम है, बाय मिस्टेक वो डायग्राम यहाँ पे नहीं आ पाया सिलेक्टेड टू सम रीजन, पर आप जब उसमें देखोगे एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा। यहाँ पे ये ओवरी होती है, फिंगर लाइन सेक्शन, तो यहाँ पे क्या होता है? एम्पुला होता है। तो जब यहाँ पे आपका ओवम आता है तो यहां से स्टेप चल जाते हैं प्रोसेस, 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो गया, 4 में मोरुला बन गया, उसके बाद आपका ट्रोफोब्लास्ट बन गया, और यहाँ पे आके एंडोमेट्रियल लेयर में क्या हो जाता है? वो अटैच होता है। तो इस तरह का डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, वहां से आप देखोगे, एक बार वहां से पढ़ा है समय मैंने, वो डायग्राम नहीं आया बाय मिस्टेक, तो वो वहां से देखना है आपको कि ये अटैच किस तरीके से होता है। तो जायगोट मूव फ्रॉम एम्पुला टुवर्ड्स वॉर्म, तो जायगोट यहां से डिवीजन क्लीवेज करता है, क्लीवेज में क्या है? डिवीजन हो रहा है, तो यहां से डिवीजन स्टार्ट करता कहां पे जाकर रुकता है? जब अटैच होता है आपका एम्ब्रियो के साथ, आपका एंडोमेट्रियम लेयर के साथ अटैच होता है एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये आपका क्या क्या कह रहा है कि जायगोट मूव करता है एम्पुला से वॉर्म, और इसे क्या बोला जाता है? वॉर्म भी बोला जाता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्टमक में नहीं रहता, वो यूट्रस में रहता है, तो उसे वॉर्म बोला जाता है, जिसमें बच्चा रहता है आपका ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। आई होप समझ में आया होगा आपने। अच्छे से पढ़ना है, इसे रिवाइज आप एक बार रिवीजन करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएंगी चीजें। क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस आप करेंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम या डाउट होगा यू कैन आस्क मी डाउट सेक्शन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम मिलेंगे तो इस चैप्टर का एक लेक्चर और बनेगा हमारा भी, उसके बाद बनेंगे। ओके ओके।